बच्चों स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। माइकोप्लाज्मा क्या होता है ये आपको हम बताएंगे। माइकोप्लाज्मा को व्हिटेकर ने जगत मोनेरा में रखा। माइकोप्लाज्मा जीवाणु की विशिष्ट वर्ग यानी कि मॉलिक्यूल्स किससे संबंधित है? मॉलिक्यूल से संबंधित है, जिसका मतलब होता है कोमल त्वचायुक्त जीवधारी, सॉफ्ट स्किन्ड ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसे विशेष प्रकार के जीवाणु जिनमें सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है और प्लियोमॉर्फिज्म यानी कि बहुरूपता दर्शाने में ये सक्षम होते हैं, और इन पर कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है यानी कि सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। माइकोप्लाज्मा को व्हिटेकर ने जगत मोनेरा में रखा और ये विशेष वर्ग में रखा गया है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, और इसका मतलब होता है, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कोमल त्वचायुक्त जीवधारी यानी कि सॉफ्ट स्किन्ड ऑर्गेनिज्म। इसलिए ये एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु जो सेल्फ रिप्रोडक्शन और बहुरूपता दर्शाने में सक्षम हो और जिन पर कोशिका भित्ति अनुपस्थित हो, माइकोप्लाज्मा कहलाता है। ठीक, अब चलिए देखेंगे खोज कैसे हुई थी, डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो बच्चों ये जान लीजिए कि वर्ष 1713 में यानी कि 1713 में जर्मनी और स्विट्जरलैंड में पशुओं में एक गंभीर बीमारी हो गई थी जिसको हम कहते थे पल्मोनरी रोग। ठीक है, कौन सी बीमारी हम कहते थे उस समय? पल्मोनरी डिसीज़। और वो पल्मोनरी डिसीज़ जो है निमोनिया नामक रोग के लक्षण के समान था, जिसमें जिसकी वजह से इसको हम बोवाइन प्लूरोनिमोनिया भी नाम दिया गया। और पाश्चर के अनुसार यह रोग किसी सूक्ष्म जीवी के द्वारा उत्पन्न होता था। बच्चों उस समय जर्मनी में और स्विट्जरलैंड में पशुओं में एक गंभीर प्रकार की बीमारी उत्पन्न होने लगी थी जिसको हम पल्मोनरी डिसीज़ कहते हैं। और वो पल्मोनरी डिसीज़ को के लक्षण जो है वो निमोनिया के जैसे ही थे, इसी वजह से इसका नाम रखा गया बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। अब पाश्चर के अनुसार यह रोग किसी सूक्ष्म जीवाणु के कारण हो रहा था यानी कि माइक्रोब के द्वारा उत्पन्न हो रहा था। इसलिए लेकिन पाश्चर ने ये बता तो दिया कि ये माइक्रोब्स के द्वारा हो रहा है, लेकिन उसको ये उसका संवर्धन नहीं कर पाए, उसका कल्चर नहीं कर पाए, उसको अलग करने के लिए, उसका पृथक्करण करने के लिए उसका कल्चर नहीं कर पाए। तो ऐसा माना जाता था कि यह रोग प्लूरोनिमोनिया नाम के एक जीवधारी है यानी कि प्लूरोनिमोनिया नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, उसके द्वारा ये हो रहा है। इसीलिए इसका नाम दे दिया था PPLO। PPLO मतलब क्या हुआ? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वर्ष 1898 में 1898 में इनोकॉड और आर रॉक्स, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस रोग के कारक तत्व को अलग करके आर्टिफिशियल मीडियम पर संवर्धित किया। ठीक है, इसके कारक तत्व को अलग किया, पृथक करके कृत्रिम माध्यम यानी कि आर्टिफिशियल मीडियम पर संवर्धित किया। और उन्होंने देखा कि कृत्रिम माध्यम पर यह कारक तत्व बहुरूपता दर्शा रहा है। इसलिए नोवाक ने इन जीवधारियों को माइकोप्लाज्मा का नाम दे दिया। ठीक, अपनी बहुरूपता दर्शाने की वजह से इसका नाम पड़ गया माइकोप्लाज्मा। अच्छा, डोई और इस्ची नाम के वैज्ञानिक आए, ये 1967 में आए, जापानी वैज्ञानिक थे। और उनके साथियों ने बताया कि पौधों में पीला रोग होता है यानी कि येलो डिसीज़ होता है, पीत रोग होता है। और पीत रोग जो है वो माइकोप्लाज्मा के समान जीवधारियों से ही उत्पन्न होता है। ठीक, इन्होंने क्या बताया? ये जापानी वैज्ञानिक थे इस्ची और डोई। इन्होंने बताया कि पादपों में पीत रोग माइकोप्लाज्मा के समान जीवधारियों से उत्पन्न होता है। चलिए अब इसका लक्षण देख लेते हैं, क्या क्या लक्षण थे, प्रमुख लक्षण क्या थे इसके। ये एक कोशिकी होता है। ठीक, एक कोशिकी था और प्रोकैरियोटिक जीवधारी। ये एक कोशिकी होता है, अचल होता है, प्रोकैरियोटिक जीवधारी होता है। इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। केवल कोशिका कला
ही कोशिकाओं की बाह्य सतह का निर्माण करती है। और कोशिका भित्ति के अनुपस्थिति के कारण ये लचीलापन और विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकार को दर्शाते हैं। और इसीलिए इसी गुण के कारण माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक, क्यों होता है? क्योंकि ये एकोष्ठीय होते हैं, अचल होते हैं, यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, और प्रोकैरियोटिक जीवधारी होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति जो होती है वो अब्सेंट होती है। कोशिका भित्ति अब्सेंट होने की वजह से ये ज़्यादा मतलब प्लास्टिसिटी दर्शाते हैं, लचीलापन दर्शाते हैं, और विभिन्न आकार के होते हैं। इसी गुण का माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहा गया। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्या था कि अगार नामक रसायन पर वृद्धि कराने पर इनके निवह यानी कि कॉलोनी भुने हुए अंडे के समान प्रतीत होते हैं। ठीक है, अगर हम अगार पर वृद्धि कराते हैं तो इनकी जो कॉलोनी होती है वो कैसे दिखती है? भुने हुए अंडे के समान, यानी कि फ्राइड एग के समान दिखाई देता है। अत्यंत लचीलापन होने के कारण अनेक कोशिकाएं जीवाणु मुक्त छन्ने से भी निकल जाती हैं। ठीक, ज़्यादा लचीलापन यानी कि प्लास्टिसिटी ज़्यादा होने के कारण ये क्या होती हैं? ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है उससे भी निकल जाती हैं बाहर। कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदी नहीं होती हैं। इनकी वृद्धि को टेट्रासाइक्लिन के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। माइकोप्लाज्मा आंशिक रूप से अनॉक्सीकारी होती है और माइकोप्लाज्मा को वृद्धि के लिए स्टेरॉल की आवश्यकता होती है। माइकोप्लाज्मा द्विखंडन विधि और मुकुलन के द्वारा गुणन दर्शाती है। अधिकांश माइकोप्लाज्मा फ्री लिविंग होती है, यानी कि मुक्त जीवी होती है, लेकिन कुछ माइकोप्लाज्मा होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं और सैप्रोफिटिक अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये इसके प्रमुख लक्षण थे। अब देखिए इसकी संरचना क्या है कि आप ये संरचना ध्यान से देख सकते हो कि आप ये आप देख रहे हो कि क्या दिखा रहे हैं इसमें, कि ये संरचना के बारे में ये है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। ठीक, तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होने की वजह से इनका आकार अलग अलग होता है, डिफरेंट टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सामान्यतः माइकोप्लाज्मा का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक, 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर होता है। इस कोशिका का आंतरिक संगठन प्रायः असीम केंद्रीय कोशिका के समान होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान होता है। ठीक, कोशिका कला जो होती है वो कोशिका जो केवल कोशिका कला के द्वारा ही, यानी कि मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है यहाँ पर। तो कोशिका द्रव्य में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक, ई कोलाई की तुलना में आनुवांशिक पदार्थ 20% से लेकर 50% तक पाया जाता है, और आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के नग्न और डबल स्ट्रैंडेड अणु के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के नग्न और डबल स्ट्रैंडेड अणु के रूप में पाए जाते हैं। और G+C, यहाँ पर आप देख सकते हैं G+C अवयव की मात्रा 23% से लेकर 46% तक होती है। तो संरचना समझ में आ गया। सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल ना होने की वजह से इसमें जो है इसकी आकार डिफरेंट होती है, डिफरेंट देखने को मिलता है, और इसका व्यास जो होता है, डायमीटर होता है, वो 0.3 माइक्रोमीटर से 0.8 माइक्रोमीटर तक होता है। और इसका आंतरिक संगठन जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान होता है, और कोशिका केवल कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी रहती है। कोशिका द्रव्य में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और ई कोलाई की तुलना में आनुवांशिक पदार्थ यहाँ पर 20% से लेकर 50% तक होता है, और आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के नग्न और डबल स्ट्रैंडेड अणु के रूप में पाए जाते हैं। और G+C यानी कि ग्वानिन प्लस साइटोसिन अवयव की मात्रा कितनी होती है? 23% से लेकर 46% तक होती है। ठीक, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे कुछ माइकोप्लाज्मा से जो रोग होते हैं वो माइकोप्लाज्मा से जो रोग होते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। माइकोप्लाज्मा से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? पहले तो ये देख लीजिए कि अल्फा विच ब्रूम होता है, और
अल्फाल्फा विच रूम, बनाना, बंची टॉप, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ग्राउंड नट विच ब्रूम, पोटैटो पर्पल रोल, और होता है पोटैटो विच ब्रूम। ये सारे पादप रोग हैं, मतलब पौधों में ये सारे रोग होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा से पौधों में इस प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो बच्चों ये माइकोप्लाज्मा के बारे में था। माइको